नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ हमारे सुपरिचित आनंद कुमार। दोस्तों, आज दो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी चर्चा हो रही है, एक कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि उसमें उन लोगों ने अपने पैदा होने के कृत्य को, उनके बेचारे माँ बाप जो भी हूं, मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं कि उन्होंने ऐसे कुकर्मियों को पैदा किया। वो कह रहे हैं कि माता पिता की रति को देखा जाना चाहिए और हो सके तो उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, और इस पर वो लोग हंस रहे हैं। इस पर हमने एक अलग वीडियो किया है, लेकिन ये भूमिका इसलिए थी कि हम अपने आसपास तथाकथित पत्रकारों को बड़ा सम्मान देते थे। खासतौर से आज से मान लीजिए कि 10-15 साल पहले बीबीसी में छपा है, मतलब ब्रह्मरेख हो गई, फलाने जी ने कहा है, फलाने साहब ने, ब्रह्मरेख हो गई। लेकिन तकनीक की जितनी बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी। तो जिस तकनीक की वजह से वो कुकर्मी औलादें पैदा हुई हैं, जो अपने माँ बाप के आंतरिक क्षणों के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात कर रही हैं, उसी तकनीक ने इन सो कॉल्ड महानुभावों की पोल भी खोल कर रख दी। तो अब वही पत्रकार पत्तलकार कहे जा रहे हैं, पक्षकार कहे जा रहे हैं, और जो कभी इस देश की कैबिनेट को तय करते थे, वो अब मोबाइल लेकर मोजो कर रहे हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं। भूमिका लंबी हो गई, सीधा आनंद जी के पास आते हैं। भूमिका इसलिए कि यूएसएड ने, अमेरिकी संस्था ने अपनी दुकान बंद कर दी है। तो अब पत्तलकारों का क्या होगा? आज इस पूरे विषय पर यूएसएड क्या है, इसने जो रोक लगाई वो क्या है, हमारे यहाँ के कितने पत्रकार इसकी खैरात पाकर इस देश के खिलाफ विश्वमन करते रहे हैं और करते हैं, ये पूरी कहानी हम आनंद जी की मार्फत सुनेंगे। आनंद जी, ओवर टू यू। जी जी, सबसे पहले तो यूएस एड की बात कर ली जाए तो यूएस एड के बारे में कहा जाता है कि इसने भारत में कई तकनीकी संस्थाओं को बनाने में और स्थापित किया है। और ये सब कुछ जो यूएस एड के बारे में कहा जाता है, इसमें से कुछ सच है, कुछ पूरा सच नहीं है। जैसे कि यूएस एड की स्थापना हुई थी 1961 में। तो 1961 में जब ये स्थापित हुआ था, तो जब कहा जाता है कि इसने आईआईटी खड़गपुर के स्थापना में भी योगदान दिया था, तो ये बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का पहला बैच जो था, वो 1951 में पढ़ाई अपनी शुरू कर चुका था। तो 1950 में जो संस्था स्थापित हो गई हो, किसी भी तरह से यूएस एड उसे सीधे-सीधे किसी और संस्था के ज़रिए पैसा आया हो, ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन यूएस एड का पैसा नहीं गया था, इतना आप निश्चिंत मान सकते हैं। तो यूएस एड करता क्या-क्या है? तो यूएस एड का अगर आप देखेंगे काम क्या-क्या है, तो उसमें आपको एक लंबी सी सूची मिलेगी। उस लंबी सी सूची में क्या-क्या आता है? तो उसमें आता है आपको सोशल इंजीनियरिंग आता है, उसमें जेंडर आता है, उसमें आपको हेल्थ सर्विसेज़ आती है, उसमें एजुकेशन आता है। तो ये सारे के सारे मसले ऐसे हैं जो लंबे समय में किसी देश पर प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं। अगर आप शिक्षा व्यवस्था में थोड़े-से मामूली से चेंजेस कर देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि ये आज की तारीख में सभी लोग जानते हैं कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो थी वो झूठ है। लेकिन चूँकि वो सिलेबस में है, स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इसीलिए किसी को ये कहना कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो थी वो झूठी थी, सच नहीं है, ये समझाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। अगर किसी ने सिर्फ़ स्कूल तक पढ़ाई की है, 10वीं तक पढ़ाई की है, तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने स्कूल की अपनी किताबों में, अपने शिक्षकों से वही पढ़ा है। तो इस सिलेबस वगैरह को अपडेट नहीं किया गया। भाजपा की जो सरकार हमारे पास तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार है, वो भी इस मामले में बिल्कुल नाकाम, लचर साबित हुई है। कॉमा फुल स्टॉप से ज़्यादा वो कुछ चेंज नहीं कर पाई है। हालाँकि नहीं, एक जानकारी प्लीज। हुँ, मैं आपको अक्सर ऐसे कर देता हूं, उसके लिए सॉरी। लेकिन एक जानकारी है कि काफी लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस सीजन से, इस शैक्षणिक सत्र से किताबों में यह बदलाव हो गया है। आर्यन इन्वेजन की थियरी खत्म कर दी गई है। ठीक है, चलिए, हो गया है तो अच्छा है। कुछ सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन एक सुधार ये काफ़ी नहीं है, और भी सुधारों की ज़रूरत है।
तो खैर अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि शिक्षा पे अगर इस तरह का किया जाता है कुछ तो उसका लंबे समय में असर देखने को मिलेगा। ऐसा ही आपके स्वास्थ्य के साथ होता है। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक लोग अगर मरते हैं या भारत में ही नहीं मेरे ख्याल से विश्व भर में भी यही आंकड़ा होगा कि विश्व भर में सबसे अधिक मौतें जो होती हैं वो होती हैं टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। तो आप ज़्यादा ध्यान किस पर देने चाहते होंगे? टीबी पर। एड्स पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जितना कि टीबी पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि एड्स से उतनी मौतें नहीं होती हैं, एचआईवी पॉज़िटिव उतने लोग नहीं होते हैं। ये इतना डेडली वायरस भी नहीं है, एड्स के पेशेंट होते भी जो हैं, जो एचआईवी पॉज़िटिव होते भी हैं, उनकी मौत भी जब होती है, तो वो किसी और कारण से होती है। सीधे-सीधे एड्स के कारण मौत नहीं हुई होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो फंडिंग होती है, जो पैसे आते हैं, वो किसके लिए आते हैं? तो एड्स की रोकथाम के लिए आपको अलग संगठन बने हुए दिखेंगे, आपको टीबी की रोकथाम के लिए अलग संगठन बने हुए नहीं दिखेंगे। टीबी की रोकथाम पर उतना ज़्यादा जोर दिया जाता हो, ऐसा नहीं दिखाई देगा। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कुपोषण, मतलब बच्चों को कम खाना मिलना, तो इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, दूसरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। तो ये जो हेल्थ सर्विसेज़ में आपको ये गैप दिखेगा, ये भी उसी वजह से हो जाता है क्योंकि जो प्रमोशन के लिए, जो एडवोकेसी के लिए पैसा आता है यूएसएड के ज़रिए, वो आ रहा होता था आपको एचआईवी पॉज़िटिव या एड्स के मामले पर एडवोकेसी के लिए वो आ रहा होता था आपके पास दूसरे मामलों पर तो कुपोषण वगैरह जो है, ये सारे मामले जो हैं वो दब गए। तो कुपोषण और टीबी जो हमारी सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, वो थोड़ा-सा पिछड़ी हुई रहीं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, तो जेंडर के मामले पर देखेंगे, तो आप ये सोचिए कि क्या भारत में किसी क्लिनिक को इस बात के लिए पैसे दिए जाएँ कि वो सेक्स चेंज करवा सके, उस पर सब्सिडी दे सके? मतलब कोई पुरुष जाए और कहे कि मैं महिला हो जाना चाहता हूँ और या फिर कोई महिला जाए और कहे कि मैं पुरुष हो जाना चाहती हूँ। इसके लिए जो सर्जरी करवानी पड़ती है, उसका जो लाखों का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर पर कुछ सब्सिडी दे दी जाए, इसके लिए क्लिनिक को पैसा मिलना चाहिए क्या? लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस बात के लिए भारत में क्लिनिक्स को पैसा मिल रहा था, यूएसएड के ज़रिए। अब इसके साथ एक और चीज़ सोचिए, आप ये बताइए कि भारत में कितने मज़दूरों को अकेलापन होता होगा? अकेलापन फ़ील कर रहे हों, ऐसा कितने मज़दूरों के साथ होता होगा? तो ये अकेलापन वो फ़ील ना करें, अकेलापन उनका दूर किया जा सके। अब अकेलापन कैसे दूर होगा, ये हमें मुस्कुरा के बताना पड़ता है। तो वो अकेलापन दूर किया जा सके उनका, इस चीज़ के लिए एक संस्था को पैसे मिलते थे और जिस संस्था को पैसे मिलते थे, वो संस्था किसी और की नहीं है, वो सोनम कपूर के पति महोदय की है और उसको उसके लिए पैसे मिलते थे और सोनम कपूर जो है वो नॉट माय पीएम वगैरह का जो तख्ती लेकर के खड़ी होने वाली गैंग होती थी, उसके साथ होती थी। ये भी आप लोग सब जानते हैं। ऐसे ही और मामलों पर देखिए तो जेंडर के मामले पर बहुत ज़्यादा पैसा आता था। जेंडर के मामले पर जो पैसा आता था, उसमें आप देखेंगे और पाएँगे कि भारत में एक तरफ तो कहा जा रहा होता है कि लड़कियों की शिक्षा का दर बढ़ रहा है, स्तर बढ़ रहा है लड़कियों की शिक्षा का और दूसरी तरफ वहीं पर बाल विवाह की संख्या कम नहीं हो रही। तो बाल विवाह की संख्या कम कैसे नहीं हो रही? इसके पीछे एक बड़ा मज़ेदार सा कारण है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। 20% आबादी हमारे देश में कम से कम हर क्षेत्र में एक समुदाय विशेष की है और उस समुदाय विशेष में कानूनी तौर पर मतलब सारी-सारी अदालतें जो होती हैं, कई-कई हाई कोर्ट जो होते हैं, वो ये फैसला दे चुके हैं कि उनका अगर 15 साल में उनकी शादी होती है, तो होने दो, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये फैसला जब कानूनी तौर पर लागू हो जाता है, तो आपका जो 18 साल की उम्र में शादी करवाने का लड़कियों का प्रस्ताव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं पर लागू होता है। तो इस तरह से वो जो गैप होता है कि 40% लड़कियां जो हैं वो उसी जाल में फंसी रह जाएंगी। तो ये अल्पसंख्यक विरोधी जो सोच होती है, इस सोच को बढ़ावा देने का काम भी जो होता है वो यूएसएड के पैसे के जरिए हो रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। अब इस यूएसएड के पैसे के जरिए और क्या हो रहा था? तो जो यूएसएड के पैसे के जरिए हो रहा था डायरेक्टली, उसके बारे में जो पहली खबर आई वो विकीलीक्स की तरफ से आई थी और उसके मुताबिक 6200 पत्रकार 6200 पत्रकार जो थे वो सीधे-सीधे फंडेड थे या सपोर्टेड थे। सपोर्टेड कहते हैं मतलब वो जो भाषा होती है उनकी उसको अच्छा कहते हैं आनंद जी, सपोर्टेड, समर्थित। आनंद जी, आपको फिर बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आप
जी, ज्ञान की वर्षा इतनी कर देते हैं कि बीच बीच में मुझे आकर अपने दर्शकों का कुछ मनोरंजन करना पड़ता है। दर्शकों, अच्छा। ये यूएसएड नाम की संस्था जो है, वो इतनी महान संस्था है जिसके पन्ने आनंद जी अभी खोलना शुरू ही किए हैं और इस पर हम लोग लगातार बात करेंगे। लेकिन इस संस्था की वजह से अमेरिका में आज 71 जेंडर यानी 71 लिंग मौजूद हैं। पुरुष, स्त्री, न्यूटर जेंडर यानी किन्नर, ये तो हमने सुना है। बहुत जो प्रोग्रेसिव होगा वो एलजीबीटी क्यू कह लेगा। 71 टाइप के, 71 6 महीने नहीं के आप बच्चे। ना, वो 71 टाइप पर आप बहुत पीछे हैं। 133 तक पहुंच चुका है आंकड़ा, वो अभी नहीं सबमिशन नहीं, लिस्ट में जुड़ गया है। अमेरिका में कानूनी तौर पर हाँ, जिसको कानूनी तौर पे 71 पे पहुंच चुके थे, पहुंच गया जिसको ट्रंप 133 ने पे। जिसको ट्रंप ने निरस्त किया है, उसके मुताबिक 71 जेंडर्स थे। 133 अभी परिकल्पना में थी। 6 महीने की बच्ची को लेकर उसकी मां पहुंच जा रही है कि ये इसको जेंडर इसका चेंज करवाना है कोर्ट में। और उसको पता है कि वो लड़की नहीं पैदा हुई है, वो लड़का पैदा हुआ है, या वो लड़का नहीं पैदा हुआ है, वो लड़की पैदा हुई है। तो इस तरह की मस्खरियां यूएसएड की तहत हो रही थी। आनंद जी कंटिन्यू। जी, तो हम लोग थे पत्रकारों वाले मामले पर, तो उसमें हम बता रहे थे कि 6200 पत्रकारों को समर्थन देती थी। अब ये समर्थन कैसा होता है, ये भी मुस्कुरा के बताना पड़ता है। तो ये समर्थन बिल्कुल गांधीवादी वाला समर्थन था। गांधीवादी वाला समर्थन कैसा होता है, ये भी हम पत्रकारों को खुलकर बता दें। वो जो एक नोट पे छपा हुआ होता है ना गांधीवाद, वो गांधी जी की तस्वीर, तो उसके ज़रिए जब समर्थन दिया जाता है ना, तो हम उसको गांधीवादी समर्थन कहते हैं। तो आपको पता ही होगा भारत में नोट पे छपे हुए होते हैं गांधी जी। तो ये गांधीवादी समर्थन जो होता था वो दिया जा रहा था। अच्छा, 6200 पत्रकार थे, 707 एजेंसीज़ थीं और 279 मीडिया सब्सिडियरी ऑर्गनाइजेशंस थी, जिनको समर्थन यूएसएड दे रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये जो 279 मीडिया सब्सिडियरी एजेंसीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं? तो ये काम क्या करती हैं? तो कोई फैक्ट चेक का काम कर रहा है, कोई पत्रिका छाप रहा है, कोई जो है वो किसी विशेष मुद्दे पर कोई पत्रिका या कोई न्यूज़लेटर या कोई जर्नल निकाल रहा है। तो ये सब की सब जो है वो मीडिया से रिलेटेड काम हो जाते हैं। तो इस तरह के 279 एजेंसीज़ को यूएसएड फंड कर रहा था, ये इंटरनेशनल स्तर पे था। अब आते हैं भारत के स्तर पर। तो इससे पहले कि हम लोग भारत के स्तर पर पहुँचे, हम चाहेंगे कि व्यालोक भाई एक बार अनुमान लगा कर के बताइए कि भारत में आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये 6200 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित पत्रकार बताए जा रहे हैं, इसमें से कितने भारत में होंगे? आपको क्या लगता है? देखिए मतलब मुझे चूंकि आंकड़े पता हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप ही से या आप जैसे दोस्तों से मैं जान चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन दर्शकों के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जिन पत्रकारों की कस्में खाते हैं, आप जिन पत्रकारों के लिखे का हवाला देकर किसी से लड़ने जाते हैं, आप जिन जिन का नाम अभी 2-4 नाम भी ले लीजिएगा आनंद जी, 10 नाम भी ले लीजिएगा, ताकि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को यह पता चले कि असल में कीचड़ में ऐसा कोई नहीं है जो धंसा नहीं है। जी। जी, चलिए तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारत पे। तो भारत में ये कैसे काम करती है? तो भारत में जो इसका मीडिया का विंग होता था, ये मीडिया का विंग क्या करती थी, यूएसएड पैसा देती थी एक इंटर न्यूज़ नाम के एनजीओ को। अब ये इंटर न्यूज़ नाम की एजेंसी जो थी वो यूएसएड से पैसा लेती थी और यूक्रेन में, रूस यूक्रेन युद्ध का अभी आपने सब लोगों ने ज़िक्र सुना होगा। तो यूक्रेन में जितने पत्रकारिता के संस्थान हैं, जितने अखबार हैं, जितने टीवी वाले हैं, जितने रेडियो वाले हैं, सब के सब, जी हाँ 100% वो यूएसएड के पैसे पे चलते थे। यूएसएड से पैसा इंटर न्यूज़ एजेंसी के पास आता था और इंटर न्यूज़ नाम का जो ये एनजीओ था, वो फिर पैसे देता था और उस पैसे से ये सारे के सारे यूक्रेन के जितने थे, सब के सब, एक भी दूध का धुला नहीं, एक भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस नहीं, सबका सब अमेरिकी पैसे पर चल रहा था। भारत की तरफ आइएगा तो भारत में इनका काम करने का तरीका बहुत मज़ेदार था।
इंटर स्टेट के पास जो पैसा आता था, इंटर स्टेट की पार्टनर एजेंसी भारत में जो होती थी, उसका नाम होता है डेटा लीड्स। डेटा लीड्स नाम की ये संस्था जो है वो पैसे लेती थी, और ये फैक्टशाला नाम की एक संस्था के जरिए अपना काम करती थी। मतलब बड़ी अब ऑर्गेनाइजेशन फिर थी, बड़े लोग वहां पे। अब जी। फिर मुझे ये फैक्ट साला, फैक्ट चेक, इस सब से मुझे तुरंत क्लिप कटुआ की याद आती है, जिसको इन लोगों ने आज इतना बड़ा बना दिया है। ये क्लिप नहीं, कटुआ फैक्ट है जो मेरे ख्याल से ये 12वीं भी पास होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन खैर फैक्टशाला पर आ जाइएगा और एक बार वो भी बता दीजिएगा। दर्शक बाद में कमेंट में आपकी और मेरी मलामत करेंगे कि भाई भारत में कितने, ये 6200 में कितने पाए जा रहे थे जी। 6200 में से कितने पाए जा रहे थे उसकी गिनती छोड़ दीजिए। 6200 में से आपको हम ऐसे बता दें कि ये जो फैक्टशाला है, इसके पास 280 के लगभग ट्रेनर्स हैं। और मुझे लगता है कि आनंद जी के यहाँ नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा तो वैसे ही वापस आ जाएंगे। मैं दर्शकों तब तक आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है कि आनंद जी के यहाँ लाइट चली गई है। दर्शकों श्रोताओं, आज जिस यूएस एड की बात हम लोगों ने शुरू की है, इस यूएस एड की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? इस यूएस एड की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस बीच में डीप स्टेट का बहुत नाम सुन रहे होंगे। बांग्लादेश में तथाकथित क्रांति हुई, बांग्लादेश में तथाकथित तौर पर कहा गया कि भाई बांग्लादेश में छात्र क्रांति हुई है। हालांकि वो छात्र क्रांति क्या थी पता नहीं, लेकिन हम आज यूएसएड की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं, डीप स्टेट के ये औजार हैं जो कहीं ना कहीं भारत को भी अस्थिर करने की योजना बना रहे थे। उस पर आगे बात होगी, लेकिन फिलहाल आनंद जी का नेटवर्क सिस्टम ठीक हो गया है, तो बीच में अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसको पूछ लीजिएगा, उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। हालांकि हम एडिटिंग के वक्त इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आनंद जी तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने गिनती पर। तो हम बता रहे थे कि 280 के लगभग, उम्मीद है आवाज जा रही होगी मेरी साफ साफ। जी जी बिल्कुल जा रही है, आप कंटिन्यू करें। तो 280 के लगभग जो प्रशिक्षक होते थे, ये प्रशिक्षक ऐसे पत्रकार होते थे जो काफी समय से काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये लोग प्रशिक्षण देते थे। तो ये प्रशिक्षण देने वाले जो थे, इसमें अगर आप देखेंगे, नाम देखेंगे किन लोगों के नाम थे, तो द क्विंट के जो होते हैं बड़े पत्रकार, एक और जब प्रिंट नाम से एक पत्रिका जैसी आती है, मतलब ऑनलाइन मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, शेखर गुप्ता जैसे नाम जो हैं, ये लोग आपको वहां पे दिख जाएंगे। इनकी पूरी की पूरी जो यूट्यूब का इनका चैनल है, उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक दो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नहीं, 18 भाषाओं में ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते थे। तो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा आपको मलयालम में मिल जाएगा, तेलुगु में मिल जाएगा, गुजराती में मिल जाएगा। मतलब जो स्थानीय लेवल के अखबार थे, छोटे अखबार, जैसे कि आप बिहार और झारखंड की अगर हम लोग बात करें, तो बिहार झारखंड में आपको पता ही है कि प्रभात खबर अगर रांची में छप रहा है, तो प्रभात खबर जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो ये अंतर हम लोग समझते हैं। तो जो स्थानीय छोटे अखबार थे, वो तक इसमें शामिल थे और उन सबको भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। टोटल इन लोगों ने वर्कशॉप कितने कंडक्ट करवाए? तो इन्होंने 2500 से ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट करवाए हैं। 2500 वर्कशॉप का मतलब होता है कि ये 500 शहरों तक पहुँच रखते थे, करीब 400 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इनकी पहुँच थी। मतलब कोई भी पत्रकारिता के संस्थान से पढ़ के निकला हुआ हाल के पिछले 2, 4, 5 वर्षों में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनका जो प्रशिक्षण होता है, उससे ना गुज़रा हो। शायद ही कोई ऐसा होगा। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब सबसे पहले यूएसएड, यूएसएड से आता है इंटरन्यूज़ एजेंसी के पास, इंटरन्यूज़ से आता है पैसा आपके डेटा लीड्स के पास, डेटा लीड्स की सब्सिडियरी संस्था फैक्टशाला, और फैक्टशाला फिर जाती है
कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए। ये ट्रेनिंग वगैरह और करवाने में जो और बड़ी संस्था जी, और और आनंद जी, थोड़ा सा फिर से माहौल को हल्का, क्योंकि आपका आज जो रूप है वो बहुत गंभीर है। और जब ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है, जब हमारे तथाकथित पक्षकारों को ट्रेन कर दिया जाता है, तो वो कहाँ लिखते हैं, कहाँ बोलते हैं, क्या करते हैं। और अभी जब हम फिफ्थ जनरेशन वॉर आप लोग लगातार सुनते होंगे, तो सबसे बड़ा औजार क्या है? कम्युनिकेशन। और कोई भी देश चाहता है कि कम्युनिकेशन और इन्फो वॉर में उसकी जीत हो। और इसीलिए दुनिया का चौधरी अमेरिका अपनी तमाम ऐसी संस्थाएं रखे हुए है जिसके जरिए वह नैरेटिव्स को रोकता है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, और ये सच भी है, कि चूंकि शेख हसीना ने अमेरिकी पिट्ठू बनने से इनकार किया, एक बंदरगाह देने से इनकार किया, तो बांग्लादेश आज के हालत में है, ये देख लीजिए। अब भारत में भी करने की कोशिश की गई डीप स्टेट के द्वारा, लेकिन भारत का मिजाज अलग है। और भारत में तो विद्वान इतने हैं ना हम लोग, कि हम लोग समझ जाते हैं, या कि भाई कोई 10% आदमी जाएंगे पूरब, तो 90% पश्चिम जाएंगे। इसलिए यहाँ उस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं, ऐसी कट्टरता नहीं फैलाई जा सकती। और दूसरी बात कि यहाँ शांति प्रिय मजहब अभी भी 20% ही है, 5 करोड़ घुसपैठियों के घुसने के बावजूद। आनंद जी। जी। तो अब इतने लेवल पे जब हम लोग देख चुके, तो अब इन लोगों ने प्रशिक्षित कितने लोगों को किया था, ये अंदाज़ा लगाइए। इन्होंने प्रशिक्षित किया था 75,000 लोगों को, 75,000। अब 75,000 में से अगर आप अनुमान लगाइए कि 10% लोगों को भी ये अगर अपनी विचारधारा की तरफ मोड़ने में कामयाब हुए हैं, तो दैट मीन्स 7,500, 7,500 लोग। और 7,500 लोग अगर ट्विटर पे छोड़ दिए जाएं या फेसबुक पर छोड़ दिए जाएं, सोशल मीडिया पे छोड़ दिए जाएं प्रशिक्षण देके, तो क्या नतीजा निकलेगा उसका, उसका अनुमान लगाना बिल्कुल आसान है। तो वो नतीजा जो निकल रहा था वो हम लोग पिछले चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों में फेसबुक वगैरह पे देख चुके हैं कि पूरी की पूरी राष्ट्रवादी जमात जो होती है वो दूसरे पक्ष से बैटिंग कर रही होती थी, और तब भी फेसबुक वगैरह पर फेक न्यूज़ और फर्जी खबरें, उल-जलूल बकवास फैलाने वाले जो आपको दिखते थे, शंभुनाथ शुक्ला हों, ओम प्रकाश थनवी हों, रोमका थनवी, जो जो कुछ भी नाम था उसका। फिर हो गया आपके रवीश कुमार जैसे, बरखा दत्त जैसे लोग। ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए दिखते थे। हालाँकि फेसबुक वगैरह से इन लोगों को खदेड़ दिया गया, लेकिन अब फेसबुक का ज़ोर उतना रहा नहीं। तो अब फेसबुक का ज़ोर अगर कम हो गया है, ट्विटर का ज़ोर या फिर एक्स कह लीजिए, अब तो एक्स नाम होता है उसका, तो एक्स का ज़ोर अब ज़्यादा बढ़ चुका है, और एक्स पे अब ये लोग आपको अपनी बात रखते हुए, अपनी विचारधारा को फैलाते हुए, अपने इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को फैलाते हुए दिखाई दे जाएँगे। तो आप सोच लीजिए कि 7500 लोग अगर आपके ऊपर टूट पड़ते हैं, और वो भी ऐसे लोग जो कि प्रशिक्षित हैं इसी काम के लिए, तो क्या नतीजा होता है? प्रशिक्षित होने और प्रशिक्षित ना होने में अंतर क्या होता है ना, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि भीड़ जो होती है वो 200-500 लोगों की भीड़ होती है, और उसके ऊपर लाठीचार्ज जो पुलिसकर्मी कर रहे होते हैं, वो मुश्किल से 25-50 होते हैं। तो 25-50 पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करके 200-500 की भीड़ को कैसे खदेड़ देते हैं, तितर-बितर कर देते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रशिक्षित होने और प्रशिक्षित ना होने में क्या अंतर होता है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी हथियार उठा लेंगे, ऐसे टाइप के डायलॉग देने वाले जो कुछ सूरमा होते हैं हम लोगों की तरफ, कि अरे आवश्यकता पड़ी तो हम कर लेंगे। तो आवश्यकता पड़ी तो हम कर लेंगे वाला मामला जो होता है वो नहीं चलता। प्रशिक्षण का अपना अलग असर होता है, और बरसों जो आदमी प्रशिक्षित हो इस तरह के काम के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए, उससे मुकाबला करना लगभग-लगभग नामुमकिन होता है। इसका अनुमान ना और एक आम आदमी इस तरह भी लगा सकता है कि जो ड्राइवर की नौकरी करता हो या ऑटो चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, दिन भर 8 घंटे जो है वो गाड़ी चला रहा हो, उसकी तुलना में आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। आप उससे बहुत पहले थक जाएँगे। एक बार कभी फैमिली को ट्रिप पर लेकर के अगर आप निकल भी गए, तो एक बार आप फैमिली पर ट्रिप पर निकल जाने के बाद, लौटने के बाद आप शारीरिक रूप से किस स्थिति में होते हैं, वो आपको भी पता है। और उसकी तुलना में एक ड्राइवर जो हर रोज़ वही काम कर रहा होता है, प्रशिक्षित है उसी काम के लिए, उसको क्या, उस पे कितना असर पड़ता है, इसमें अंतर
सभी लोग महसूस करते हैं, सभी लोग समझते हैं। तो प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित में ये अंतर होता है। तो प्रशिक्षण इन लोगों ने 75,000 लोगों को दिया, 18 अलग-अलग भाषाओं में दिया, 400 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दिया है, 500 शहरों में दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कैसी टीम से मुकाबला कर रहे हैं और उसकी तुलना में आपकी तैयारी क्या है, कितनी है, कैसी है? जी, और दर्शकों श्रोताओं, इस विषय पर हम लगातार बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं 10 दिन के लिए करीब आपसे दूर रहा, लेकिन अब लगातार हम लोग पिछले 2 दिन से आ रहे हैं और अब यह क्रम बना रहेगा। और चाहे कितनी भी परिस्थितियां ये हों, लेकिन कम से कम एक वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। तो कृपया अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें जैसा आप लोगों ने बनाया हुआ था। व्यालोक वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज को हम लोग चालू रखेंगे, यूएस एड को चूंकि समझना। अब अगली चर्चा जो हम करेंगे वो डीप स्टेट, उसके क्या क्या औजार होते हैं, नैरेटिव निर्माण और इन सब से हमें कैसे बचना है, इन सब पर करेंगे। अगर आप गंभीर और ज्ञानवर्धक बातें सुनने के इच्छुक हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि प्लीज व्यालोक वाणी सब्सक्राइब कीजिए, वरना समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया तो हैं ही। इससे अहंकार की बू आ सकती है, लेकिन सच यही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। और तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।